सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शिया शर्मा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 ऑफ विच सब्जेक्ट? साइंस। ठीक है, ये कैसा सब्जेक्ट है जिसको हम सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, है ना? लेकिन बीच बीच में कंफ्यूजन भी होती है कि सबसे पहले साइंस ही पढ़ें या फिर कुछ और, है ना? तो सबसे पहले चाहे साइंस पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे एसएसटी पढ़ो, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर। क्योंकि जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए, तो मैं एक नई वीडियो लाई हूँ आप सभी के लिए। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के बारे में ही समझेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। द प्रोसेसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, पहले मैं अगर बताऊं तो केमिकल चेंज क्या है, तुमने पिछली बार पढ़ा है ना? केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, या तो हम कह सकते हैं न्यू प्रोडक्ट बना है, या हम कह सकते हैं न्यू केमिकल बना है। और जिस भी चीज़ में न्यू प्रोडक्ट या न्यू केमिकल बन जाए उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस में जिसमें न्यू केमिकल या फिर न्यू प्रोडक्ट बन जाए, न्यू केमिकल बन जाए जिसमें, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिन दो हमने एलिमेंट्स को मिलाया है, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को मिलाया है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ जो नया केमिकल बनेगा उसमें होंगी, ऐसे नहीं है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। हाइड्रोजन एंड वी हैव टेकन ऑक्सीजन, तो हम आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन तो कंबस्टिबल है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है ना, सपोर्टर ऑफ कंबशन का एक सपोर्टर है। दैट मीन्स दोनों का ही लिंक किससे है? फायर से। लेकिन जो इससे हमारा केमिकल फॉर्म हो रहा है, केमिकल H2O फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, वो क्या है? वो आग को बुझाता है, ठीक है, आग को बुझाता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर केमिकल हमारे लिए घातक होता है। केमिकल की सबकी नज़र में केमिकल क्या है? केमिकल है ये, हाथ पे मत डालो जल जाएगा, नहीं। केमिकल थिनर भी होता है, जिससे आप नेल पेंट साफ करते हैं, वो भी थिनर भी केमिकल है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर है दैट एक्चुअली, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो भी केमिकल हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए घातक नहीं। ठीक है, तो केमिकल में भी कई सारे आ जाते हैं, एसिड, बेसिड्स एंड न्यूट्रल्स। ठीक है, तो दैट मेरा कहने का मतलब है कि सारे केमिकल्स हमारे लिए घातक नहीं होते। तो टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फार्मूला। कुछ समझ नहीं आया तो मेरी बात सुनो। हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas to produce water under some condition। जो यहाँ पे हुआ, इस पिक्चर को डिफाइन कैसे करोगे?
कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशंस। बहुत सारे वर्ड, क्वाइट लॉन्ग है ना। इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो कोई सिंबल्स, देखो तो जो हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और ये जो प्लस यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं हम इसकी जगह पे, ये कर रहे हैं वो क्या है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज का यूज़। तो द यूज़ ऑफ symbols and formulas to represent chemical reaction is known as chemical equation। ठीक है, तो ये आप मेरे को बताओ, ये केमिकल रिएक्शन होगी कि ये वाली केमिकल इक्वेशन ये होगी कि ये होगी। ऑब्वियसली सिंबल्स और फॉर्मूलाज किस में है, इस वाली में है। तो एक और बात बीच में, ये जो रिएक्ट करते हैं दो एक साथ मिलते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जिसकी तरफ एरो होगा, बेसिकली इसका एक छोटा सा हम कह सकते हैं ट्रिक भी है, जिस चीज़ की तरफ एरो है वो प्रोडक्ट है, जिस चीज़ की तरफ एरो है वो प्रोडक्ट है, और जिससे निकल रहा है वो एरो वो रिएक्टेंट्स है, मतलब वो एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगली बात, अब केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इसकी एक ट्रिक हम कह सकते हैं, या फिर अगर बिना ट्रिक के भी याद करो तो कर सकते हो, फैक्ट्स नहीं फैक्ट्स। क्या है, एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस निकलेंगी या फिर बाहर भी आ सकती हैं कई बार, अंदर गैसेस या तो गैसेस से रिएक्शन होगी या फिर गैसेस निकलेंगी बाहर उस रिएक्शन से। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। फिर कलर चेंज में कलर आ सकता है। ठीक है, बढ़िया। फिर टेम्परेचर में चेंज आता है, और फिर बेसिकली स्टेट चेंज, सबसे बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन, ये तो दो चीज़ें हैं, वो तुम्हें याद नहीं होंगी। ये टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज, स्टेट चेंज, तो तुम्हें पहले से याद हो जाएंगी, पढ़ते आ रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ध्यान रखना। या तो तुम्हें प्रेसिपिटेट को PPT लिख के दे देगा, PPT, या फिर एक नीचे को एरो बना के दे देगा, तो उससे हमें समझना है कि ये जो है एरो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, हमें सबसे पहले जानो बैलेंसिंग क्या है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम ऑन LHS और RHS। तो फॉर एग्जांपल देखो, ये A2, तो ये गैस है, A2 गैस है, वो रिएक्ट कर रही है B2 गैस के साथ। A2 गैस B2 गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो रिएक्शन में क्या हुआ, क्या नया प्रोडक्ट बना, यहाँ पे तो हमें शो कर रखा है कि AB बना, लेकिन यहाँ पे A के 2 एटम है, A के 2 एटम है और B के भी 2 एटम, सबसे बढ़िया। ठीक है, ओके, 2 एटम है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें भी 2 एटम एक एटम कैसे रह गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटमों का मास होगा, इनके 2 एटमों का मास हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे X मास है,
तो ए का मास x है तो 2x प्लस 2y हो गया, ठीक है। तो इसका मास क्या हो गया, 2 कॉमन में और x प्लस वाई इसका मास हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या मास आ रहा है, x प्लस वाई मास आ रहा है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स लेसर देन दैट, ठीक है। तो पर लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, in a chemical reaction the mass of product and reactant is to be same, ठीक है। हमें बैलेंस क्यों करना है, ये मत क्यों मानना है हमें, अब बन गए फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर भी हमें बैलेंस क्यों करना है, इसलिए करना है टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास रूल। क्या, to follow conservation of mass rule। प्रैक्टिस कर लेते हैं बैलेंसिंग की। तो प्रैक्टिस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो तब सबसे पहले तुम मेटल को बैलेंस करो, साफ सीधी सी बात। फिर उसके बाद तुम नॉन मेटल्स पे जाओ, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करो। मेटल नॉन मेटल OH, मेटल नॉन मेटल O, मेटल नॉन मेटल O, मेटल नॉन मेटल O का मतलब OH O, ठीक है। ZnHCl, तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, मेटल को लेंगे। Zn को देखो इधर 1 और इधर भी 1, वेरी गुड। Cl को लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, Cl यहाँ 2 और यहाँ 1, वेरी बैड। तो यहाँ पे हम 1 2 लगा देते हैं, 1 2 लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, तो दैट इज अ सिंपल थिंग, बैलेंस हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। FeH2O Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले मेटल Fe की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ सॉरी 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। फिर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। सो अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 2 मेटल्स हैं, एक तो आयरन और एक एल्यूमिनियम। तो कोई जिसे करना चाहो पहले उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हम Fe को लेते हैं, यहाँ Fe 2, आयरन 2, यहाँ 1, तो 2 लगा। यहाँ Al 1, यहाँ 2 लगा। ऑक्सीजन 3 नहीं, हाँ ऑक्सीजन 3, वेरी गुड, बैलेंस्ड। जल्दी करते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 3, BaSO4 प्लस AlCl 3। तो पहले हम बैरियम को बैलेंस करेंगे, 1 यहाँ 1, ओके दैट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। फिर हम बात नहीं, हाँ फिर एल्यूमिनियम का देखते हैं, 2 लगा दो। 4 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो इस यहाँ पे 3 लगा दो। अब देखो पुरानी चीज़ बिगड़ गई, उसको भी सही करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, फिर से 3 लगा दिया। Cl2
अब क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ तो 6 हो गया, यहाँ 2 बचा, 6 हो गया, ठीक है, क्लोरीन भी 6 हो गया। अब कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज़ ओके। देखो बी ए 3 है, बी ए 3 है, ओके। देन Al 2 है, Al 2 है, Cl 2 3 6 है, Cl 6 है, 2 3 6। अब SO4 4 3 12 है, यहाँ पे SO4 4 3 12। PbNO32 PbONO2O2 मतलब लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे पीबी कितना है, Pb1 NO नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो इसको ऐसे कर दो, 2 लगा दो। फिर ऑक्सीजन कितनी है, 6 है, ऑक्सीजन 4 5 6 हो गए, वेरी गुड। टू इसको काली रंग से करें, लाल से करें। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ x एंड y शुड बी रिस्पेक्टिवली बी। तो NaAlO पता नहीं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो y की वैल्यू मान लो हमने 2 रख दी। अभी x की वैल्यू भी पता करेंगे, रुक जाओ। फिर Na को लिया, Na 2 है, यहाँ पे Na 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया Na। फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 4 है, और यहाँ पे 2 3 अच्छा रुको, 2 Na हाँ 2 ऑक्सीजन 5 3 2 से मल्टीप्लाई करें 4 5, ठीक है, हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लस 3 5, यहाँ 2 × 2 4 O4 प्लस 1 ऑक्सीजन 5। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, कुछ नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फाइंड ABCD। Al को बैलेंस करो। Al यहाँ 2 है, Al यहाँ 1 है, तो C की वैल्यू 2 पुट कर दी। फिर Cl यहाँ 1 है, Cl यहाँ 3 है, तो B की वैल्यू 3 पुट कर दी। बी की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दी। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है, 3 पुट कर दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो 1 सेकेंड है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6, Cl 3 6, अच्छा Cl 6 हो गया यहाँ पे, Cl यहाँ पे 3 हो गया, तो इसको एक काम करो 6 बनाओ, इसको 6 बनाओ, 6 हो गया, B की वैल्यू 6। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन 3 H6 ओके हो गया। In order to balance the following chemical equation, the value of x, y, z। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मैंगनीज को बैलेंस करेंगे, 1 ठीक है। और फिर और क्या बना है, Cl1 Cl2 तो लगा दो। फिर ऑक्सीजन नहीं, Cl 2 2 4 2 2 4 2 2 4, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 यहाँ पे 2,
एच यहाँ 4 तो 4 4 ओके। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 1, ठीक है। X की वैल्यू 4। टाइप्स ऑफ केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं। कौन सा है? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स केमिकल कॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो जैसे यहाँ पे ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और ए बी बना रहे हैं। ए और बी कंबाइन हो रहे हैं, दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और एक प्रोडक्ट बना रही है। P + Q + R, दो से ज़्यादा अधिक प्रोडक्ट कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट X बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल Mg + O2 + MgO + हीट। तो ये सबसे पहले बात कर लो, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब जहाँ हीट बाहर निकल रही हो, और एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट को दिया जा रहा हो तब उसमें कोई रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम + ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड + हीट, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, तो जब आग जल रही है तो ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है। मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हीट निकलेगी। बैलेंस कर लो, Mg1 O2 है तो यहाँ पे 2 लगाओ, 2 लगा दिया। अब Mg2 हो गए, यहाँ पे Mg1 तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, बैलेंस्ड। तो मैग्नीशियम + ऑक्सीजन = 2 MgO + हीट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम कैसे बर्न करता है? वाइट ड्रेजलिंग फ्लेम के साथ, मतलब कि वेरी ब्राइट लाइट होती है, आंखों को दूर रखना होता है उससे। अब वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इज इन वॉच ग्लास। तो हमने इसमें क्या किया कि कोई भी चीज़ बर्नर लिया है ना, बर्नर है हमारे पास, ये बर्नर है। एक टोंग में हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, एक टोंग में मैग्नीशियम रिबन को ऐसे पकड़ा, फिर उसमें लगा दी आग। देखो ये हमारे हाथ है, उसमें मैग्नीशियम रिबन को ऐसे पकड़ा, फिर उसमें आग लगा दी भाई साहब, ठीक है। तो आग लगेगी तो यहाँ पे एक तो लाइट निकलेगी, बहुत बुरी वाली लाइट, निकलेगी, साथ साथ हीट निकलेगी। आग लग रही है, हीट निकलेगी, ठीक है। और ये जो नीचे वॉच ग्लास है ना, नीचे जो वॉच ग्लास है, कोई भी प्लेट जो भी है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा वाइट पाउडर के फॉर्म में, जैसे राख होती है ना उस टाइप से। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया, उसमें से क्या निकली? वाइट। देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इमेजिन करो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हो रही है शादी हुई बड़ी धूम धड़ाके से, वाइट ड्रिजलिंग लाइट, हीट एनर्जी निकली, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो जलने वाले हैं वो जले। जब बहुत धूम धड़ाके से शादी हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो उसमें से वाइट फ्लेम निकल रही है ना, मतलब बहुत चकाचौंध है। तो और जो है
हीट भी बहुत निकल रही है लाइटों में से, जो लाइट वहाँ लग रही है उनमें से हीट निकल रही है. Magnesium plus oxygen equals to MgO plus heat. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide plus heat, that is endothermic. तो हम क्या इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं कि ये एक फॉक्स है, ये एक फॉक्स है, ये फॉक्स है, वो दौड़ी 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 एक मग में आके गिर गई. फॉक्स एक मग में आके गिर गई. फॉक्स भाग रही है, ऑक्स फॉक्स के लास्ट लेटर ऑक्स, तो हम इससे क्या समझेंगे, ऑक्सीजन. ठीक है. और मग मतलब मग मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में ऑक्सीजन गिर गई, मैग्नीशियम में फॉक्स गिर गई मग में, तो उसमें से बहुत सारी क्या निकली, लाइट निकली. अब क्वेश्चंस. व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विद मैग्नीशियम विद सैंड पेपर. क्योंकि हम क्यों रब करते हैं मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाने से पहले ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जो ये मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से ही बन जाती है. हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन रखा होता है, हमारे सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है, तो वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेते हैं. तो जो मैग्नीशियम रिबन है, फॉर एग्जांपल ये रिबन है, तो उसके ऊपर एक पतली सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है. जब हम उसे सैंड पेपर से रिमूव करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है. वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर लाइट आइज. क्यों रखनी है चाहिए, क्योंकि वेरी ब्राइट वेरी ब्राइट लाइट उसमें से हमें निकलती है. ठीक है. मेटल रिबन X बर्न विद इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white light. ऑक्सीजन मतलब ऑक्स, तो ऑक्स कहाँ पे गिरी थी, मग में, मैग्नीशियम में, with a white drazing light. The correct description and forming a white ash मतलब राख. The correct description of X, Y and the type of reaction are. X, तो X क्या है, X है हमारा मैग्नीशियम, Mg, तो X तो Mg बस भी ऑप्शन में है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन. और दूसरा CaO plus H2O equals to CaOH2 plus heat. Quicklime react with water which makes slaked lime plus heat. तो here calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide plus heat. यहाँ पे AQ क्या है, ये aqueous solution है. that aqueous मतलब soluble in water, क्योंकि वाटर में ही बना है तो soluble होगा वाटर से. ठीक है. तो CaO क्विकलाइम इसको कहते हैं. CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एग्जाम्पल हैं वो एंडोथर्मिक के हमेशा देखने को मिलते हैं, मतलब मेजरली. तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, राइज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक लिख दिया क्या मैंने, ऊपर भी एक्सोथर्मिक है, एंडो लिख दिया. एंडो तो अंदर आना होता है ना, एंटर, एंडो अंदर, लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, एक्सो है.
तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं मेजरली। एंडो लिख के बैठी हूँ। एक्सो हाँ, तो वी वर रिवाइजिंग। Calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide plus heat. Very good. तो इसमें क्या है? राइज इन टेम्परेचर होगा, रिएक्ट्स वर्गसली विद वाटर, जल्दी से एकदम से रिएक्ट करता है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हमें पानी को थोड़ा स्लोली डालना है क्योंकि जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बहुत ज़्यादा क्विक है, कुछ ज़्यादा ही क्विक है। वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा हीट निकालता है, तो इसलिए स्लोली। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक है, ये बता दिया। क्विक लाइम इज़ यूज टू मेक सीमेंट, ये वाइट सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी भी एक ट्रिक है, तो ये क्या है? क्विकर। हमने क्या किया? क्विकर से हमने नींबू मंगाए। क्विकर मतलब क्विक लाइम। फिर हमने उस नींबू को धोने के लिए या फिर नींबू पानी बनाने के लिए पानी में डाल दिया। ओ माय गॉड। सो नाउ नींबू मतलब लाइम, क्विक लाइम है ना, एंड वाटर मतलब H2O। फिर उसमें से एक बड़ा सा सांप निकल गया है ना। बड़ा सा सांप मतलब स्नेक निकल गया। क्या निकल गया? स्नेक। तो स्नेक निकल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्लेक्ड लाइम है ना। स्नेक से हो गया हमारा स्लेक्ड लाइम निकला, और वो सांप निकलते ही आग बरसाने लगा, मतलब कि उसमें से हीट निकली। क्विक लाइम का फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। देखो क्विक लाइम क्या है? CaO और स्लेक्ट लाइम क्या है? CaOH2। हाँ, ओके। Assertion. Reaction of quicklime with water is an exothermic reaction. ठीक है, सही है। Quicklime reacts vigorously with water releasing a large amount of heat. Okay, that is not the correct. D. A answer option बिल्कुल करेक्ट होगा। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slag lime. This reaction can be qualified as क्या है? CaO plus H2O plus CaOH square plus it is a aqueous solution. यहाँ पीछे हीट भी रहेगा पर कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक या फिर ऑक्सीडेशन या फिर कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन पूरा ऑप्शन है, इसका पार्ट है। ए और बी दो पार्ट हैं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? अरे गलत। ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑप्शन। वेरी गुड। The balanced chemical equation showing reaction between quicklime and water is balanced chemical equation.
CaO, तो देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या थी हमारी, CaOH2O, CaOH2O, CaOH2 प्लस, हाँ, प्लस हीट अप। तो H2 तो यहाँ फॉर्म ही नहीं होता, तो ये दोनों तो गलत हो गई। यहाँ पे OH3 हो गया और O2 हो गया, तो ये भी गलत हो गई। बेसिकली हमारा क्या आंसर हो गया, C हो गया। अब दिस इज यूज्ड टू वाइट वॉश द वॉल्स, जैसे कहते हैं ना वाइट वॉश करवा रहे हैं हम घर में, पर जिस दिन वाइट वॉश करवाया उसी दिन दीवारें सबसे ज़्यादा गंदी लगती हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद शाइनिंग आ जाती है एकदम से वॉल में से। वो कहाँ से आती है, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से। सारी वाटर से। CO2 नहीं, ये नहीं है, क्विक लाइम वाला नहीं है, ये दूसरा किसी और चीज़ का है ना। ये स्लेक्ड लाइम जो है तो स्लेक्ड लाइम के ऊपर ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। स्लेक्ड लाइम हमने बना लिया, ओके, स्लेक्ड लाइम बना लिया, सीमेंट बना लिया, सीमेंट को लगाएंगे, है ना, तो वो CO2 लेगा एयर से, रिएक्शन करके बना देगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तोड़े जाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन, और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, C प्लस कार्बन, C फॉर कार्बन, है ना, और प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 और O2 से फॉर्मेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर का। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ मीथेन नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, बर्निंग ऑफ कोल इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी चीज़ टूटे, याद रखना, जिसमें कोई भी चीज़ टूटे। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन किसी चीज़ सीधी है तो उसका उल्टा भी होगा। दुख सुख, दुख सुख, सुख दुख, सुंदर मन, क्या कहते, सुंदर नहीं, तो सब चीज़ का बेसिकली उल्टा है ना। कभी कभी तुम सुखी रहोगे, कभी कभी तुम दुखी हो जाओगे, है ना। तो रिवर्स है कॉम्बिनेशन का, जिसमें वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हो रखा है, ए बी है एक रिएक्टेंट जिसको कुछ दिया, या तो हीट दी, सनलाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दी, जिससे कि ये टूट जाए ए और बी में। अब डिकम्पोजिशन 2 टाइप की होती है, एक तो हीट के द्वारा पिटाई, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक तो एकदम से झटका देके पिटाई, इलेक्ट्रोकेमिकल जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। और हमारा हो गया फिर एक लाइट देके, एकदम से जो मम्मी सोते सोते हमें लाइट खोल देती हैं तो हमें एकदम से आँख चुभने वाली लाइट लगती है, वही लाइट, तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल या फिर कह सकते हैं फोटोलिसिस।
CaCO3 CaCO3 ठीक है, CaCO3। अब हीट के बारे में बात की जाती है, तो हीट के में ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, वो देख लो। CaCO3 जिसको हीट दी गई, ये इल्यूमिनाटी का साइन नहीं है, ये हीट का सिंबल है। तो CaCO3 which is given heat that forms CaO quicklime plus CO2, ठीक है। क्विकलाइम आगे पढ़ा था जो क्विकर वाला। तो कार्बन एक सेकेंड, हाँ, तो here limestone CaCO3 is provided heat, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एंडो, जिसमें हीट अंदर आए। एंडोथर्मिक जिसमें हीट दी जाए, तो उससे क्या बनता है, क्विकलाइम और CO2। CaCO3 CaCO3 Ca और CO3 CO2 CaCO3 CaCO3 CaO CO2। Identify the product X obtained in the following chemical reaction. CaCO3 हीट प्रोवाइड की गई, X CO2, तो क्या बनेगा, CaO क्विकलाइम। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। बिजली के झटके से तोड़ना किसी भी इंसान को, मतलब इंसान नहीं, केमिकल। FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट जिसको हीट दी गई, तो वो किस में टूटा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सोडी साहब और सोटी साहब, मतलब SO2 और SO3। हाँ, तो फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट को अगर हीट दी, फेरस सल्फेट को हीट दी जाएगी तो वहाँ से निकलेगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। Ferrous sulfate is given heat, then it get converted into ferrous oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो ये है हमारी एक्टिविटी। इसमें क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब में हाँ, तो इसमें क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, नीचे बर्नर है, उस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए गए हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, उन्हें बर्न किया गया है।
बर्न करने पर वहाँ पे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब इसके कलर की बात कर ले तो जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का कलर हमारा होता है ग्रीन। फिर जो हीट प्रोवाइड करता है थोड़ी सी, उसका कलर होता है डर्टी वाइट। फिर जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्राउन। तो डर्टी वाइट की ज़रूरत नहीं है याद करने की, तुम ग्रीन और ब्राउन कलर याद कर लो, वही बहुत है। और देखो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो बहुत सफोकेटिंग होती है। और एयर पॉल्यूटेंट हैं ये दोनों, एसिडिक भी है नेचर में। मतलब ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर लाओगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैच स्टिक जब माच जलाते हैं तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है एकदम से, वैसी स्मेल यहाँ पे आती है, सफोकेटिंग होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, ये पता है हमें। थर्मल बिजली के झट नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, थर्मल तो हीट प्रोवाइड करने से। इसका भी है एक हमारा ट्रिक। तो हरे रंग की फरारी, हरे रंग की फरारी, फरारी मीन्स फेरस सल्फेट, एफ फॉर फरारी, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हरे रंग की है तो ग्रीन, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट। ओके, एकदम से आग लग गई, एकदम से उसमें आग लग गई, मतलब उसको हीट प्रोवाइड करी गई। ठीक है, और उसके बाद ऐसी जलकर उस आग लगने के बाद कैसी हो जाती है गाड़ी, खटारा हो जाती है, बेकार, कबाड़। तो कैसे जलने के बाद कैसी हो जाती है, काली, ब्राउन, काली तो नहीं होती, ब्राउन हो जाती है। अगर उसे टाइम पे बुझा दिया जाए तो ब्राउन हो जाती है जलने के बाद। ब्राउन होके क्या होगा, वो क्या बन जाएगी, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 SO3। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा नेक्स्ट PbNO3 2, if given heat then it get converted into lead oxide that is of yellow color plus NO2 which have brown fumes plus O2। लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का है, अगर उसे हम बर्न करें तो वहाँ पे लेड ऑक्साइड निकलेगा विद NO2 एंड O2, NO2 O2, NO2 O2, NO2 O2। PbNO3 2 gets converted into PbO, lead oxide plus NO2 plus O2। ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, क्रैकलिंग साउंड आती है एकदम से, कटर, है ना। ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, NO2, इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। येलो सॉलिड रेसिड्यू बाद में बचता है किसका, PbO का। NO2 गैस इज एसिडिक, NO2 गैस जो है एसिडिक है, मॉइट लिटमस पेपर को ब्लू बना देती है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, और एंडोथर्मिक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। हम पार्टी में गए, P फॉर लेड, Pb और NO3 नाइट, पार्टी नाइट में गए तो क्या हुआ, पार्टी मीन्स पब, पब नाइट्रेट मतलब लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, हम गए वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के, कुर्ता पजामा पहन के हम वहाँ गए, वाइट कलर का, वो था वाइट कलर का, तो लेड नाइट्रेट इज ऑफ वाइट कलर। हमने दाल खाई, वहाँ से दाल मंगवाई, दाल मतलब PbO,
जिस चौकी कुर्ते हमारे कुर्ते पर गिरेगी, एंड दैट्स येलो कलर ऑफ येलो कलर, है ना. Lead nitrate that is of white color gets converted into lead oxide plus NO2 plus oxygen. Question: the emission of brown fumes in the given experiment setup is due to NO3. किसकी वजह से है ये जो ब्राउन फ्यूम्स? NO3 की वजह से. NO2 की वजह से. The product obtained when lead nitrate is heated in a boiling tube are क्या क्या बनेंगे? PbO, NO2 और O2 फर्स्ट. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब जिसमें हमें बिजली दी जाए, करंट. बिजली दी जाए, ठीक है, बिजली. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस. बिजली समझ में नहीं आएगा, करंट ही. करंट. तो इसका सिंपल एग्जाम्पल देखो. H2O को तोड़ा, उसमें से H2 प्लस O2 बना. सिंपल एग्जाम्पल. तो इसको बनाए H2 और O2 को अलग अलग कैसे किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया. प्योर वाटर नहीं लेना है, एडेड सॉल्ट या फिर एसिड लेना है. डाइल्यूट एसिड ऐड कर दोगे या तो वाटर में, ठीक है, और या फिर सॉल्ट ऐड कर दोगे बहुत थोड़ा सा, जिससे, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टिंग नहीं होता, पुअर कंडक्टर होता है. लेकिन जो एसिड्स और सॉल्ट होते हैं वो वाटर को कंडक्टिंग बना देते हैं. 2 टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रख दिया, जिसमें ग्रेफाइट की रॉड लगा दी और उसको एनोड और कैथोड से कनेक्ट कर दिया. एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. मैंने उसे ऑन कर दिया. फिर अगर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो एनोड पे कम गैस इकट्ठा हुई होगी. कम मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि H2O बन रहा है, मतलब H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, H2O. तो जो कम होगा अब ऑक्सीजन, ये देखो, ये वाली जो है पार्ट, ये वाला पार्ट किसका ज़्यादा है? ये इसका. तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगी और इसमें ऑक्सीजन होगी, ठीक है. तो ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन बनता है जो कि पॉजिटिव होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है. तो इसको कैसे याद करिए? पाव से. पाव जो खाते हैं. तो P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, O मतलब ऑक्सीजन. पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन मतलब
ऑक्सीजन किस पे बनेगी, एनोड पे बनेगी, जो कि पॉजिटिव है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वॉल्यूम ऑफ गैस H2O2 इक्वल्स टू 2:1। तो वॉल्यूम क्या रहेगा इनका, वॉल्यूम 2:1 रहेगा रेशियो में। बर्निंग कैंडल, अगर हम बर्निंग कैंडल को पास लाते हैं तो H2 क्या करेगा, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, मतलब खुद तो जल जाएगा लेकिन कैंडल को बुझा के जाएगा, क्योंकि H2 जो है, हाइड्रोजन जो होती है वो कंबस्टिबल होती है, लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन नहीं है, जलता है लेकिन किसी को जलने नहीं देता। ठीक है, उसके बाद O2 कैंडल उसके नियर लाओगे O2 के पास तो कैंडल जलती रहेगी और ब्राइटली जलेगी, बल्कि और ब्राइटली जलेगी। नॉट कंबस्टिबल बट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये जलती नहीं जलाती है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है जो मैंने अभी बताया, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर। अगर पूछ लिया कि प्योर वाटर क्यों लेते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन देख लो, while electrolysing water before passing the current some drops of acid are added। why, ये अभी ऊपर बताया। नेम द gases liberate at the cathode, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस 2:1। ठीक है, अब आता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट, जिसको सनलाइट से डिकम्पोजिशन करते हैं जिसका, तो GaCl, जी मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सन में चाइना डिश में ऐसे ही रख देंगे तो वो ग्रे बन जाएगा, वो टूट जाएगा। सिल्वर और क्लोरीन में, इसमें अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में बाहर रख दिया जाए तो वो किस किस में टूटेगा, एक तो सिल्वर में और क्लोरीन में। और अगर देखें तो सिल्वर क्लोराइड इज ऑफ वाइट कलर एंड सिल्वर इज ऑफ ग्रे कलर। देन AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमीन। ठीक है, AgBr अगर सनलाइट में रखेंगे तो Ag बनेगा और Br2 बनेगा। ठीक है, दिस इज़ वाई, इसी वजह से AgCl और AgBr को ब्लैक बॉटल्स में रखा जाता है जिससे कि सनलाइट उसमें ना पड़े। यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इसको यूज़ किया जाता है। Select the following decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। किस में होता है, AgBr और AgCl। When silver chloride is exposed to sunlight, type of reaction involved, silver chloride, it turns into Ag and Cl. Ag is gray, and this type of reaction is called decomposition reaction. Or you can say photochemical. Silver chloride kept in china dish turns gray in sunlight. Try the color of the silver when it's kept in china dish. White. Name the type of chemical reaction taking place and write the chemical equation for the reaction. Name the type of, ये किस कलर का नहीं गिवन, टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया ऊपर, इक्वेशन लिख लोगे। स्टेट 1 यूज़ ऑफ रिएक्शन, एक यूज़ फोटो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, और एनी वन मोर केमिकल की बात करें तो वो हो जाएगा AgBr। ये भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब
आता है दूसरे टाइप का रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेस हो जाए, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल है, सॉरी मेटल नहीं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और दूसरे एलिमेंट का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, उसके कंपाउंड का पार्ट बन जाता है। कैसे? A प्लस बी सी है, A प्लस बी सी है, तो ए बी से मोर रिएक्टिव है, तो ए बी को निकाल फेंकेगा, ए बी को निकाल देगा, ए बी को अपनी प्लेस पे भेज देगा, मतलब निकाल फेंकेगा, और ए बी की प्लेस पे आके बैठ जाएगा, तो ए सी प्लस बी बन जाएगा। अब देखो ये याद करनी पड़ेगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, ये चीज़ें हैं, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा ये क्या है, रिएक्टिव है, पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर सोडियम आ जाए, फिर कैल्शियम आ जाता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, सबसे लेस गोल्ड। करो इसको, ZnCuSO4, तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, है ना, तो इसको रिप्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। PbCuSO4, तो Pb ज़्यादा रिएक्टिव है, तो PbSO4 प्लस Cu। ZnH2, H क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है Zn से? नहीं, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, बढ़िया। इसका एग्जाम्पल देखो, Fe प्लस CuSO4, Fe plus CuSO4, then it gets converted into FeSO4 and plus Cu। तो इसको फाइंड करने की एक एक्टिविटी है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हमें क्या फिल आउट करना है, उसमें हमें फिल करना है CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसमें फिल कर दिया, ठीक है। फिर 2 आयरन की नेल यहाँ पे लटका दी, तो इन आयरन की नेलों में से क्या होगा, आयरन बाहर आएगा, कॉपर सल्फेट के पास आएगा, सल्फेट के पास आएगा, तो रिएक्ट करेगा, तो इसमें से क्या करेगा, वो कॉपर की जगह ले लेगा, इस पर धावा बोलेगा, कॉपर की जगह लेकर खुद बैठ जाएगा इसमें। तो अब कॉपर को भी जगह चाहिए, तो कॉपर क्या होगा, आयरन की नेल पे जम जाएगा, ठीक है। तो आयरन किस में हो जाएगा, SO4 में मिल जाएगा, और Cu आयरन की नेल के ऊपर चिपक जाएगा। तो CuSO4 किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, एंड FeSO4 किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर किस कलर का होता है, ऑब्वियसली रेडिश ब्राउन। को कैसे याद कर सकते हैं, हमारे पास ब्लू कलर की एक कॉपर प्लेट थी, हमने उसको एक स्कॉच बाइट से, हार्ड स्कॉच बाइट से, जो कि आयरन की है, सब बहुत हार्ड आती है, आयरन की है, स्कॉच बाइट से उसको रगड़ा, तो क्या हुआ, आयरन मतलब Fe, और ये जो है कॉपर की CuSO4, कॉपर की प्लेट, ब्लू कलर का SO4,
रगड़ा रगड़ा तो इसका असली रंग बाहर आ गया और ये किसकी बन गई, रेडिश ब्राउन। तो कॉपर बाहर आ गया। फिर ये किस कलर की, ये जो स्कॉच बाइट है हार्ड सी जो थी, घिसते 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 किस कलर की बन गई, ग्रीन कलर की बन गई। और ग्रीन कलर का क्या, FeSO4। अब नेक्स्ट ZnH2SO4, तो क्या H क्या करेंगे, Zn ZnSO4 plus तो इसका भी एक्टिविटी है, इसको देख लेना। ये study the diagram given below and identify the gas formed in the reaction. Dilute sulfuric acid, zinc granules। क्या हुआ, ये वाटर है, डाइल्यूट है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4, तो SO4 carbon dioxide which is burning candle, due to which the candle burns more brightly, sulfur dioxide which produces water। इसका क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसमें जो दोनों आयंस हैं, दोनों एलिमेंट के आयंस जो हैं वो राजी हैं इंटरचेंज करने के लिए अपनी प्लेस को, ये अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे ये है, ये दो आयन है, ये दो आयन है, तो ये क्या करेगा, A माइनस D के साथ जुड़ जाएगा और प्लस C माइनस B के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, AD प्लस BC। Na2SO4 BaCl क्या बनाएगा, BaSO4 NaCl, ठीक है। कलरलेस वाइट पीपीटी बनाता है ये, ओके। तो इसकी भी एक एक्टिविटी देख लो भाई। तो देखो नीचे क्या है, बेरियम क्लोराइड हमारे पास है, बेरियम क्लोराइड में हम आराम से मिला रहे हैं सोडियम सल्फेट, मिला दिया। तो अब ये क्या 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 फॉर्म करेगा, ये दोनों अपनी क्या दिखाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, जिसमें प्रेसिपिटेट बच जाएगा। In double displacement reactions such as the between sodium sulfate solution and barium chloride solution, exchange of atoms take place, exchange of ions, yes, this is BC option in your and insoluble salt is produced here, BCD। Following reaction different from the remaining
3 कौन डिफरेंट है? ये क्या है? ये डी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। CH2O प्लस CH, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये डी है, ये भी डी है। तो कौन से डिफरेंट? ये डिफरेंट। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इनको प्लस करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो PbNO3 2 प्लस ClCl which is colorless, both are colorless, then it will form a yellow PPT, that is PbI2 plus KNO3. PbI2 KNO3, PbI2 KNO3, PbI2 KNO3. Yellow insoluble substance precipitate of PbI2 is formed double displacement and precipitation reaction. थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, तो तुम भी कुछ होमवर्क करके लाओ। ये होमवर्क रहा आपका, चल नहीं रहा है। हीट इन रिएक्शंस। हीट दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो जब बाहर निकलती है तो रेस्पिरेशन में बाहर निकलती है। कार्बोहाइड्रेट्स खाए हमने, जैसे आलू, राइस और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। ये ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे CO2 निकलती है, हम जो बाहर निकालते हैं गैस H2O है ना, और एनर्जी निकलती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया CH4 प्लस O2, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड and H2 CH4 plus O2, that gets converted into CO2 plus H2O. Decomposition of vegetables into composts, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये हमने पहले पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट भी है ये। क्विकलाइम विथ वाटर। ए को हम हीट देते हैं तो B प्लस C बन जाता है एंडोथर्मिक। ये अंदर ये हमने पढ़ रखे हैं सारे ना, पढ़ रखे हैं। C6H12O6 converted into oxygen, CO2, C6. The above reaction is an exothermic. Select endothermic reaction from the following: decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide. Burning of a candle, process of respiration. Burning of a candle है सच्ची में। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ये होगा ये B1। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इतना आता नहीं है, पर कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब गेन होता है जहाँ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का लॉस। रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कटायंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या कर रही हूँ मैं? ZnO plus C
गेट्स कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस CuO प्लस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, Zn तो हमारा हुआ नहीं, ZnO तो हमारा हुआ रिड्यूस, और C हुआ हमारा ऑक्सीडाइज। CuO प्लस H2 प्लस CuH2O, तो H हुआ हमारा ऑक्सीडाइज और ये हुआ हमारा क्या, रिड्यूस। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिडक्शन एजेंट है, और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन हम इसको कहते हैं, मतलब जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन दोनों हुआ हो। इसमें MnO2Cl, तो यहाँ पे Mn क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और H हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, HCl ऑक्सीडाइज हुआ है। MnO is reduced and HCl is oxidized. The following statement about the reaction given below are correct. HCl is oxidized, ये तो गलत, that is reduced तो गलत, रुक जाओ HCl oxidizing agent, yes, no, तो ये सही है, सेकंड वन, सेकंड एंड थर्ड। HCl acts as an oxidizing agent, HCl नहीं, MnCl, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बी वाला करेक्ट लग रहा है मुझे तो। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कॉपर, Cu प्लस O2 CuO ब्लैक कलर का हो जाता है, लाइक जैसे अगर तुम कॉपर को देखोगे तो कॉपर रखा काला पड़ जाता है ना, देखना कोई घर में लोटा हुआ हमारा घर का, या फिर कोई कटोरी हुई, बहुत पुरानी कटोरी, तो वो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। यही है हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट, कि अगर कॉपर को जलाओगे तो वो काला हो जाएगा। अब कोरोजन की बात कर लेते हैं। कोरोजन की बात हम ज़्यादातर थर्ड चैप्टर में करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैन अ मेटल इज अटैक्ड वर्ड आया, क्योंकि कोरोजन क्या होता है, अनवांटेड होता है, यस इट इज़ अनवांटेड। Corrosion is unwanted.
वाटर वेपर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके अगर कोई भी मेटल अटैक हो जाता है उस पर कोरोजन उसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की नेल एकदम, आयरन की नेल जो है, नेल मतलब कील एकदम चमचमा रही है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई तो भाई वो ऐसी हो जाएगी, रस्ट खा जाता है ना, उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यस, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को कहते हैं हम रस्ट। फिर टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर में क्या O2 और H2O मिलता है तो वो कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन कार्बोनेट बना लेता है, वो जो कि ग्रीन होता है। जैसे कि जो हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या है, वो पहले ऐसा था, यस ऐसा, वो हरा हो चुका है, हरा ड्यू टू ऑक्सीजन एंड H2O। ये पॉल्यूशन वगैरह किसी वजह से नहीं हुआ है, ये पॉल्यूशन की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा, पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा नहीं हुआ है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन और H2O की वजह से हो रहा है ना। अब ऐसा मत कहने लग रहे हैं ऑक्सीजन को उड़ा दो, नहीं, ये जो है इससे अच्छा तो भाई यही लगता है मुझे, इससे अच्छा तो यही लग रहा है। बट स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसमें फिनिशिंग देख रहे हो तुम, एकदम जैसा कपड़ा पहन रखा हो, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसमें। बात हो गई हो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग, सिल्वर काला पड़ जाता है ना, कभी कभी देखा सिल्वर काला पड़ जाता है, उसको रुई में रखते हैं, है ना। ऐसे ही नोट, कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, में लिखा है यहाँ नीचे। रेंसिडिटी, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल चेंजेस व्हेन इट्स लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। देखो, जब भी हम कोई चीज़, चिप्स हो गया या फिर फूड मटेरियल जिसमें फ़ैट हैं, ऑयल्स हैं, उसको कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है ना, तो वो ख़राब हो जाता है, बेसिकली हम उसे खा नहीं पाते। फिर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल कॉज रेंसिडिटी, फूड मटेरियल का फूड मटेरियल का ऑक्सीडाइजेशन रेंसिडिटी कॉज करता है। इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि जो फ्रूट सेलर्स होते हैं वो लगाते हैं अपनी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, इसलिए धो के खानी चाहिए क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं। और अचार में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं ना शायद, है ना, ऑयल डालते हैं, सॉल्ट। और अगर हमारा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं अचार को, मम्मी कहती है एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखूँगी, पिन्नी में बांध दो। अगर कोई बिस्किट या फिर चिप्स खुले रह गए हैं, ख़त्म नहीं हो पा रहे, तो मम्मी कहती है उसको पिन्नी में बांधो। तो एयर टाइट कंटेनर। बैग्स ऑफ चिप्स के पैकेट्स हो गए, जो जिसमें कि नाइट्रोजन भरी रहती है, जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं ना। केमिकल चेंज, अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, यार तुम्हें नहीं पता क्या, मेरे को ऑनेस्टली बताओ, नहीं पता तो बता देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे केमिकल चेंज, जिसको उसको कहते हैं न्यू केमिकल यहाँ पे फॉर्म होता है, शेप चेंज, कलर एक्सेट्रा में ऑल्सो भी चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर का जलना, वो पेपर नहीं बचा, वो जल गया, पेपर नहीं बचा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप का फर्मेंटेशन टू मेक एल्कोहल। और सोरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क इज लेफ्ट इन अ रूम ड्यूरिंग समर, जिससे जो दही है, दही का फॉर्मेशन भी हो गया, और दही को बाहर रख दिया तो वो ख़राब हो गई। एक सेकेंड, कर्ड फ्रॉम मिल्क, अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन
आयरन के रस्टिंग, फूड डाइजेशन भी केमिकल चेंज है। वो फूड नहीं रहा हमारे पेट में, जब वो डाइजेशन होगी तो वो कुछ वेस्ट निकला, कुछ हमारे न्यूट्रिशन बन गए, है ना। फूड कुक कर दिया हमने फूड को, अब वो रॉ वेजिटेबल नहीं बची, अब वो कुक हो गई है अच्छे से। तुम्हें सब्जी और रॉ वेजिटेबल में फ़र्क नज़र आता है ना। तो वही रेस्पिरेशन है ना, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वो केमिकल चेंज नहीं है। मैं कह रही हूँ कि रेस्पिरेशन जो है हवा अंदर बाहर होती है, कितने चेंजेस आते हैं, वो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल बैटरी यूजेज, केमिकल बैटरी की हम यूज़ करते हैं तो केमिकल चेंज हो गया। बेकिंग अ केक बेक होता है तब वो बैटर था, एक लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो एकदम मतलब सॉलिड हो गया, फ्लफ़ी हो गया। फिज़िकल चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है और न्यू केमिकल नहीं फॉर्म होता है। साइज, शेप, स्टेट ये चेंज हो सकती है लेकिन न्यू कुछ नहीं होगा। बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द इवेपोरेशन डिश, इवेपोरेशन हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब बर्निंग ऑफ कैंडल यहाँ पे नहीं कहा, देखो बर्निंग बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल कहता तो वो क्या होता, केमिकल चेंज होता भाई। कैंडल बर्न हो रही है वो केमिकल चेंज होता, लेकिन वैक्स मेल्ट हो रही है उसमें केमिकल चेंज नहीं है, रहेगी तो वैक्स ही। क्रशिंग ऑफ पेपर कप, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, ये और कर लेते हैं, क्यों छोड़े इसको। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फिजिकल चेंज फाइंड करना है। राइपिंग ऑफ फ्रूट, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। बर्निंग ऑफ फूड, गेटिंग सॉल्ट ऑफ सी वाटर, क्योंकि वाटर को जब इवेपोरेट करेंगे तभी मिलता है, और वाटर का इवेपोरेशन क्या है हमारा, वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, सो here the first chapter of class 10th साइंस इज़ नाउ completed और अप्रॉक्स टाइम हो चुका है 1:30। वैसा टाइम नहीं, मैं कह रही हूँ कितने आवर्स, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 1.5 आवर हो गए, तो 1.5 आवर में 150 नहीं, 1.5 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, so I hope you understand and like this video and the explanation. Thank you and bye bye. I will meet in the next video. Thank you.